अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को इस रिव्यू एक्सरसाइज 1 में खुश आमदीद कहते हैं। याद रहे कि चैप्टर 1.6 अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुशगवार अंजाम को पहुंच गया है और इसकी तमाम वीडियोस जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। बस आखिर में हर क्वेश्चन के एंड में एक रिव्यू एक्सरसाइज होती है, तो वो MCQs पर मबनी होती है, ट्रू फॉल्स पर मबनी होती है। तो वो जो है हम आज इस वीडियो में उसको कोशिश कर रहे हैं कवर करने की स्टूडेंट्स। तो देखें, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है। ये पहला क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये आपके सामने है। पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज। याद रखिएगा, आपने एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक जो कुछ सीखा है उसी में से चीज़ें पूछी गई हैं। √5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो याद करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर जवाब में 1 हासिल हो जाए, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो √5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 हासिल हो जाए स्टूडेंट, तो आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कि √5 के रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 को तो 1 आइडेंटिटी हासिल हो जाएगी और उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फिर नाम दिया जाएगा। ऐसे ही ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो यस, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होगा 1/√5। क्या होगा 1/√5, इसका जो है इनवर्स √5 का रेसिप्रोकल। क्योंकि जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/√5 से तो शर्त ये होती है कि आइडेंटिटी 1 आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो फिर वो दोनों नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें क्या है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट ये रहा, कह रहे हैं कि Q और Q डैश, ये आपके सामने Q और Q डैश। Q से मुराद यहाँ रेशनल नंबर है और Q डैश का मतलब है इरेशनल नंबर। जब आप इसका यूनियन लेते हैं तो कौन से नंबर आते हैं, तो तमाम तलबा इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि जब आप Q रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं तो रियल नंबर हासिल, कौन सा सेट आता है, रियल नंबर का सेट हासिल होता है। तीसरा है द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर। रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे तीसरे पार्ट में कह रहे हैं, तवज्जो रहे, एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है रियल नंबर के सेट में। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको रियल नंबर के किसी भी नंबर में प्लस करने पर जवाब की हैसियत पे कोई असर ना पड़े। तो तमाम तलबा जानते हैं कि रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर में अगर 0 प्लस किया जाए तो वही रियल नंबर हासिल हो जाता है। मिसाल पर ये लिखा हुआ है 3 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। तो फिर इस 0 को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर स्टूडेंट है वो है 5 + 6 + 7। ये 3 नंबर हैं, इनको ऐड किया जा रहा है और उनके दरमियान में बाइनरी ऑपरेशन प्लस है। तो याद करें कि 3 नंबर को जब हम ऐड करते हैं और बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो तो इसका ताल्लुक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। मेरा ख्याल है आपको याद आ गया होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A + B + C 3 नंबर्स हैं, अगर उनको आप ऐड करें मुख्तलिफ ऑर्डर से तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी B में C प्लस करें या पहले A में B प्लस करें, ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड को चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने पर जो है 3 नंबरों को प्लस करने पर जवाब पे असर नहीं पड़ता, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 + 6 + 7, 6 और 7 को प्लस करके 5 ऐड करें या 5 और 6 को पहले ऐड करके फिर उसमें तीसरा नंबर प्लस कर दें 7, तो जवाब एक ही आएगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक में 7 होगा। 5वें नंबर में कह रहे हैं 3 में जब प्लस करेंगे -3। अब 3 एक पॉजिटिव नंबर है, जब इसमें एडिटिव इनवर्स यानी -3 प्लस किया जाएगा तो डेफिनेटली जवाब में 0 आइडेंटिटी हासिल होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो 3, और वैसे भी सब जानते हैं प्लस माइनस, -3 में से 3 गया तो ये दोनों कट जाएंगे ना, दोनों कटेंगे तो जवाब में 0 आ जाएगा। उसके बाद छठा पार्ट देखें स्टूडेंट्स क्या है, पाई कौन सा नंबर है, तो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आप जानते हैं कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर कहते हैं। आपको याद होगा इरेशनल की स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स। और हमने एक एक्सरसाइज में बताया बाकायदा इसके बारे में कि पाई आता कहाँ से, सर्किल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बताई थी आपको, याद करें 3.1428, और ये चलती रहती है, स्टॉप ही नहीं होती। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर है जिसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखें जो 7वां है वो क्या है, तो ये आपके सामने आ गया होगा, 22/7 इज अ, जाहिर सी बात है ये भी वही नंबर है। आइए स्टूडेंट देखें यहाँ पर कैसे होगा ये।
तो स्टूडेंट्स ये जो 22/7 है ये भी वही पाई है जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर, क्योंकि उसको लिखने के दो तरीके थे पाई को, या तो 22/7 लिखें या 3.1428 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इस तरह से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, तो ये रेशनल नंबर हो गया। आठवें पार्ट में क्या कह रहे हैं, सातवां हो गया, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा, जो -3 + 5 आयोटा इसका कॉन्जुगेट नंबर बताएं क्या होगा। तो सब जानते हैं कॉन्जुगेट के लिए जो आयोटा का साइन है वो चेंज कर देते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन फिर वो चेंज कर दें तो कॉन्जुगेट बन जाता है, यकीनन आपको याद आ गया होगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें, यस, इसको लिखेंगे -3 और +5 आयोटा का साइन चेंज कर दें, माइनस का 5 आयोटा हो जाए, तो इसका -3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट -3 - 5 आयोटा होगा। उसके बाद देखें जो नवा पार्ट है स्टूडेंट वो क्या कह रहे हैं, नवे पार्ट में कह रहे हैं कि इन 2 आयोटा 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये बताना है स्टूडेंट्स, क्या बताना है इसमें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसमें ये बताइए कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। देखें स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप तवज्जो रहे, इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, चलो, यस, इसको मैं 1 नोट पे लिखता हूँ, ये आपके सामने आ गया। क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से। चलो भाई, क्या हो गया, नाराज हो गए, यस आ गए, तवज्जो रहे स्टूडेंट्स थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है ये, मेरे बार फिर देखूँ क्या था, यस, टू आयोटा और उसके बाद ब्रैकेट में है 3 - आयोटा, यही है 2 आयोटा और ब्रैकेट में क्या है 3 - आयोटा। देखिए इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा उसके बाद आयोटा से, तो तमाम स्टूडेंट जानते हैं 2 आयोटा को 3 से, तो 2 3 10 6 आयोटा साथ में, फिर 2 आयोटा को माइनस आयोटा से, तो -2 अपनी जगह आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ पे अपने क्या लिखना है स्टूडेंट, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे थोड़ी सी, 6 आयोटा और -2 अपनी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। अब देखें क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 6 आयोटा अपनी जगह आप -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में +2 आ जाएगा, क्या, +2। अब एक काम करते हैं, +2 को पहले लिख लेते हैं और ये प्लस का 6 आयोटा बाद में लिख देते हैं, इसका लिखने में कोई अर्ज नहीं होगा। मेरा ख्याल है आप समझ गए कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो बताइए कौन सा पार्ट है, 2 कौन सा पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, उसे रियल पार्ट बोलते हैं, तो रियल पार्ट 2 है, और जिसके साथ आयोटा आ जाए दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, तो उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक रियल पार्ट होता है बगैर आयोटा वाला, रियल पार्ट, और दूसरा आयोटा वाला होता है, इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब कंबाइन होते हैं तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हैं बात को, तो इस तरह से होगा। तो रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट, इसमें 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 6 होगा। तो 2 आयोटा और 3 - आयोटा में रियल पार्ट पूछा है सिर्फ इन्होंने, क्या पूछा है, रियल पार्ट। तो अब देख लें आपकी समझ में आ गया, तो रियल पार्ट की जगह क्या आ जाएगा, 2, यही है ना भाई, यही निकाला है ना, फिर से देख लूँ भाई मैं, रियल पार्ट 2 निकाला है, यस, रियल पार्ट क्या निकाला है, 2। तो आपसे सिर्फ रियल पार्ट पूछा था उन्होंने, तो आप रियल पार्ट बता दें। तो रियल पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, जस्ट 2 होगा, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 10वां पार्ट। 10वें पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी डी। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है स्टूडेंट, तो बताइए क्या आता है, ए बी और सी डी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉमा बी, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई सी कॉमा डी। याद रहे कि सी और डी के बीच में यहाँ डॉट नहीं है, कॉमा है,
पहली चीज़ तो इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सी और डी के बीच में कॉमा है, तो ए बी डॉट सी डी, इसका फार्मूला एक होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वो ये होती है। मैं देखो आपको नजर भी आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे नजर तो आ ही नहीं रहा था आपको। चलें कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लें। जी स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ए सी माइनस बी डी होता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको आप देख लें। क्या है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पर देखें ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी, तो इसका एक फार्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करते रहे। ये है असल में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 1 के फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया होगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्किल ट्रू इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट्स नीचे गिवन है 5, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसके आगे टी लिख दें, इन सर्किल कर दें कि ये ट्रू है, और जो फॉल्स हो तो उसको इन सर्किल कर दें कि वो कौन है, फॉल्स है। आइए स्टूडेंट देखते हैं करके सबको। तो यहाँ पर देखें पहली जो है वो आपके सामने आ गई, रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। जो रियल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका, पहली एमसीक्यू का, रियल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप रियल नंबर का सेट लें और उसके कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब में रियल नंबर ही आना चाहिए। तो तब हम बोलेंगे कि रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, कि रियल नंबर जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे बात को? तो आप कोई से भी दो रियल नंबर लेकर उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। तो याद रखिएगा, रियल नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर ही हासिल होता है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, तो लिहाजा ट्रू को सर्किल कर दें। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसमें स्टूडेंट्स, जो ट्रू है इसको क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। तो इसको आपने ट्रू को सर्किल कर देना, ये आपका जवाब यहाँ हो गया। तो रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना, किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखें, कोई से दो रियल नंबर लेते हैं और उनको फिर जो है हल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, यस, ये मैंने दो रियल नंबर ले लिए। फर्ज कर लें कोई से दो रियल नंबर ले लिए, 3 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या आएगा स्टूडेंट, 15 आएगा। तो फिर क्या 15 रियल नंबर नहीं है? यस, 15 भी रियल नंबर है। तो कोई से भी दो नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करने पर अगर रियल नंबर ही आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी यहाँ पे ये जो रियल नंबर का सेट है दैट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये जुमला बोला जाता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जो है वो क्लोज्ड है इस सेट में, रियल नंबर के सेट में अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको नजर आ रही होगी, दूसरा पार्ट है, इफ एक्स लेस देन वाई, अगर एक्स छोटा हो वाई से, एंड देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको याद रखने की जरूरत है। एक्स लेस देन वाई तो सभी को पता है, लेस देन वाई लिखा हुआ है, और एंड और उसके बाद लिखा हुआ है वाई लेस देन जेड। अगर एक्स छोटा हो वाई से और वाई छोटा हो जेड से, तो फिर एक्स और जेड के बारे में क्या ख्याल है? तो जाहिर सी बात है एक्स भी छोटा होगा जेड से। याद है इसको हमने कौन सी प्रॉपर्टी का नाम दिया था? अगर आप याद करें, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था। तो ये बात से एक छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से, तो जाहिर सी बात है एक्स भी छोटा होगा जेड से। इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। आइए, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ से देख लें, 1 2 3 4 5 यस, एक्स लेस देन वाई एंड, या एंड का साइन है, वाई लेस देन जेड और वाई छोटा है जेड से। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स और जेड के दरमियान क्या रिलेशन है? यही है कि एक्स छोटा होगा जेड से।
मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि 2 छोटा होता है 3 से, एंड और 3 छोटा होता है 4 से, सबको पता है। तो व्हाट अबाउट 2 एंड 4, तो 2 और 4 के बारे में क्या ख्याल है? तो फिर 2 छोटा होगा 4 से। कितनी बच्चों वाली चीज़ है। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। इज डेट क्लियर? बिला वजह उसको हुआ बना के रखा हुआ है, बहुत ही आसान है। तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहा था। इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? जो स्टेटमेंट लिखी है इन्होंने वो ट्रू कहलाएगी। तो आप जो है ट्रू को इनसर्किल कर लीजिएगा। किसे इनसर्किल कर लेंगे? ट्रू को कर लें इनसर्किल। ओके, मैं भी कर लेता हूँ, ये आ गया। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? ट्रू। वो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इसको सर्किल कर लें, दैट इज ट्रू। तीसरा पार्ट देख लें, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखें यहाँ पर एक्स वाई जी ये 3 नंबर हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर से। तवज्जो रहे, किससे? रियल नंबर से। जिन्होंने प्रॉपर्टी वाला सेट हमारा देखा हुआ है तो उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान होना चाहिए। तो एक नतीजा निकालते हैं फिर हम, वो क्या कि एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा था। क्या कहा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर किसी को याद रह गया, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, ट्रू है। तो आप इसको ट्रू लिख दें। मैं टाइम बचाने की भी कोशिश करूंगा क्योंकि इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू कर रखी है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर चौथा पार्ट देखें क्या है। चौथे पार्ट में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर। चौथा पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर। जब भी आप 2 इमेजिनरी नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर हासिल होगा। जब भी 2 इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर हासिल होगा। तो क्या ये बात सही है या गलत है? आइए स्टूडेंट इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कोई से 2 नंबर लेके देखते हैं स्टूडेंट्स और उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या जवाब आता है, रियल आता है या नहीं आता। तो पता चल जाएगा वहां से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2 नंबर ले रहा हूँ। फर्ज कर लें मैंने 2 इमेजिनरी नंबर लिए, एक 2 आयोटा और एक लिया फर्ज कर लें 3 आयोटा। 2 इमेजिनरी नंबर्स ले लिए। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? इनमें आयोटा मौजूद हो। आइए इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा? 6। और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं तमाम स्टूडेंट अच्छी तरह से कि जो आयोटा स्क्वायर है डेट इज इक्वल टू व्हाट? -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो देखें क्या होगा फिर, ये 6 और साथ में आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया? -1। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -6। अब आप ऊपर पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है पार्ट में। उसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। तो क्या ये रियल नंबर आया है? अगर मैं आपसे कहूँ कि -6 रियल नंबर है तो अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ आयोटा नहीं है तो आप बोलेंगे हाँ रियल नंबर है, लेकिन नहीं, ये रियल नंबर नहीं। अब आप बोलेंगे रियल नंबर क्यों नहीं भाई, आयोटा तो साफ हो गया। रियल नंबर नहीं। देखिए मैं यहाँ पे आयोटा लगाता हूँ, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, इसमें आयोटा है। -6 अगर मैं इसके साथ लिख दूँ +0 आयोटा तो कोई फर्क पड़ेगा? 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, दोबारा -6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इमेजिनरी नंबर की कमी को आप इस तरह पूरा कर सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख के। समझ रहे हैं बात को? और ये हमने एक एक्सरसाइज में सिखाया, समझाया भी, आपको बताया भी है, तो वहाँ भी गुफ्तगू की है इस पर। वहाँ जाके आप मजीद इसको समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप 2 इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो है वो रियल नंबर नहीं आएगा बल्कि इमेजिनरी नंबर ही आएगा। हाँ, अगर MCQ इस तरह से होती कि इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर रियल पार्ट आता है, क्या आता है? रियल पार्ट, तो फिर ये ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट, क्योंकि -6 कौन सा पार्ट है? दैट इज रियल पार्ट। लेकिन उन्होंने कहा क्या, ऊपर से फिर से पढ़ लें, उन्होंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर्स इज रियल, कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट रियल होता है, रियल नंबर होता है। समझ रहे हैं बात को? रियल के आगे हालांकि पार्ट नहीं लिखा ना नंबर लिखा, लेकिन उसको हम रियल नंबर ही मानेंगे। तो याद है कि रियल नंबर नहीं होता बल्कि इमेजिनरी नंबर ही होता है। तो स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई स्टूडेंट? फॉल्स हो गई। मेरा ख्याल है आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो अब आप इसे क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, आइए मैं इसको फॉल्स कर दूं। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। समझ रहे हैं बात को? ये था द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। आखिर में बचा द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल नंबर। जब भी 2 नंबर्स को जमा करते हैं, मैं देखूँ आपको नजर आ रहा है नहीं, जब भी 2 नंबर्स को जमा करते हैं तो रियल नंबर ही हासिल होता है। रियल नंबर्स को जमा करने पर क्या आता है? रियल नंबर आता है।
आइए देखें स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा कि अगर आप दो रियल नंबर्स को जमा करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। द सम ऑफ टू, हाँ नजर आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने आई हुई है, दो नंबर्स को जमा करने पर रियल नंबर ही आता है। तो आप कोई से भी दो रियल नंबर उठा लें और उसको करके देखें कि क्या रियल नंबर आता है नहीं आता। आइए इसमें देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रियल नंबर के सेट से मैंने एक नंबर लिया सपोज 11 और दूसरा नंबर 12 ले लिया। आइए इसका सम करते हैं। जब 11 में 12 प्लस करेंगे, दोनों रियल नंबर है, तो क्या आ जाएगा 23 आएगा। तो 23 कौन है, वो भी तो रियल नंबर ही है, तो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में रियल नंबर प्लस करने पर क्या आता है, एक रियल नंबर ही हासिल हो जाता है। समझ रहे बात को। इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। उसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं एडिशन की, याद है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहा गया था। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है, इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है कि जब भी आप दो रियल नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमेशा एक रियल नंबर ही हासिल होगा। समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से देख लें, यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है, तो स्टेटमेंट को आपने ट्रू कर देना है। दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज हैं जो इम्तिहान में पूछते हैं, इस स्टाइल में पूछते हैं एमसीक्यूज 40 नंबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है उन्होंने एमसीक्यू पेपर बना दिया है। तो टिक द करेक्ट आंसर मेरे नजर आ रहा है आपको, फिर मुझे एक दफा देखना पड़ेगा ये बार बार। हाँ नजर आ रहा है, टिक द करेक्ट आंसर। ये कुछ पार्ट्स दिए हमें स्टूडेंट्स, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है, उसको टिक कर दीजिए। द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5। देखें पहला आपके सामने ही आ गया। √5 का एडिटिव इनवर्स बताएं क्या होगा, ये अभी बताया था आपको। √5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये पहली एमसीक्यू होगा। -√5 होगा, बी पार्ट में कह रहे हैं 1/√5 होगा, सी पार्ट में -√5, डी पार्ट में -5। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया आपसे कि याद रखिएगा कि √5 का जो एडिटिव इनवर्स है, नहीं ये नहीं डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा था, यहाँ पूछा एडिटिव इनवर्स बताएं। तो एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि जिसको जमा करने पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। यानी √5 में किसको प्लस करें, इस पर भी हम एक्सरसाइज के सवाल सोल्व कर चुके हैं। √5 में किसको प्लस करें कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो √5 में किसको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, अजीब सा लग रहा है। तो √5 में हम किसको प्लस करेंगे, तवज्जो रहे, प्लस करेंगे -√5 को। देखिए जब -√5 को प्लस करेंगे तो +√5 -√5 से कट गया, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि √5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -√5 होगा। तो ए को टिक कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह काम करना है, समझ रहे हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 क्या हो गया स्टूडेंट, -√5 होगा। कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझेंगे तो बड़ा ही सूदमंद रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। वरना फिर ये अगर सिर्फ आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें और आप चाहते हैं कि आपके नोट्स तैयार हो जाएं, तो आप तेज़ी से आगे बढ़ा के जो है नोट्स कंप्लीट कर लें अपने। आसान चीज़ें बिल्कुल, इसमें ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा दिमाग मारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखें जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ ताकि नज़र आए साहब। सेकंड पार्ट ये रहा, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा से। ये भी बिल्कुल आसान सी बात है। सेकंड पार्ट देखें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा। आइए मैं यहाँ करके देखते हैं तो क्या आएगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। 5 टू द प्लस माइनस, तो पहले साइनें मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, देखें पहले 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 आयोटा से। यही देख लें, पहले साइनें मल्टीप्लाई होती हैं, इसके बाद प्लस साइनें लिखी हुई नहीं है। प्लस माइनस माइनस पे कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, 5 टू द 10। उसके बाद आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर। फिर बताया है 3 दफा कि जो आयोटा स्क्वायर है डेट इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। थोड़ा सा काम सिंप्लीफिकेशन का तो करना ही पड़ता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और -10 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 10 1 10। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो +10 है वो सही आंसर होगा, तो उसको टिक करना। इसका मतलब है +10 जो है वो सही जवाब है। मेरा ख्याल है आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट, ये आपके सामने आ गया। यस, तीसरा पार्ट ये रहा, 3 मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई 5 + 7 डेट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। याद रहेगा यहाँ जो डॉट डला हुआ है ये मल्टीप्लाई का साइन है, डोंट बी कंफ्यूज।
डॉट का मतलब इशारिया डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इनटू है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, नेम द प्रॉपर्टी। बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसमें 5 को 7 में प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करो, या 3 को 5 और 7 से अलग अलग मल्टीप्लाई करें पहले, फिर प्लस करें बाद में। तो इस प्रॉपर्टी का नाम बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पूरा नाम याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या नाम है पूरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, पूरा नाम ये है। इन्होंने सिर्फ ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, जो चौथा पार्ट है वो क्या है, चौथा पार्ट कह रहे हैं यस ये आखिरी है, उसके बाद ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज की रूट माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें रूट माइनस 2 से, तो रूट माइनस 2 को रूट माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हासिल होगा ये पूछा है। तो -2 आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कैसे आएगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो आएगा कैसे। उसके लिए फिर जो हमें दोबारा इधर जाना पड़ेगा। आई -√2 क्या लिखा हुआ है, नहीं माइनस नहीं है, सॉरी बाहर माइनस है, अंडर रूट के अंदर -2 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अंडर रूट -2 से। ऐसे ही √2 मल्टीप्लाई हो रहा है -√2 से। इसका जवाब बताना है। तो जब दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कायदा ये होता है, इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो चूंकि बेस सेम है -2 तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस होने की वजह से, तो ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर। नहीं समझे बात को, ये ऐसे ही है जिस तरह अगर लिखा हो a मल्टीप्लाई a, नजर नहीं आ रहा होगा, a मल्टीप्लाई बाय a को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है a² होता है। तो √-2 को √-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √-2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर तमाम तलबा जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा -2 बचेगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका एक और तरीका भी है माइनस जवाब लाने का, √-2 को मल्टीप्लाई करना है √-2 से। तो रूट की एक प्रॉपर्टी है कि अलग अलग नंबर्स अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको एक ही रूट में बंद कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2। तो ये प्रॉपर्टी भी सही है, उसको इस्तेमाल करके कर लीजिए। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, एक ही रूट में बंद कर दिया तो -2 इंटू -2 का पेयर बन गया। तो तमाम तलबा जानते हैं कि जब रूट के अंदर दो एक जैसे नंबर्स का पेयर बनता है तो उसमें से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाता है और बाकी सब कुछ साफ हो जाता है, तो -2 आंसर हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, मेरा ख्याल समझ गए, -2 होगा। तो हमने किसको टिक करना है फिर, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। इसके बाद जो हमारा नया यूनिट होगा स्टूडेंट्स वो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह लेसन से, वो यूनिट नंबर 2 है या चैप्टर 2 लॉगरिथम्स। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स नाम है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी यूनिट 2, और बहुत ही आसान है। यानी लॉगरिथम जो है वो चैप्टर, उसके सवालात तलबा कोशिश करते हैं कि इससे लाजमी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। इसमें जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नज़र मैं चाहूँगा देख लें, यूनिट 2 लॉगरिथम है, इसमें ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आपसे। ओके, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो अपने तौर से नोट कर लें, मैं इस पर बात तो अभी नहीं करना चाह रहा। तो ये गुफ्तगू हमने जो इंशाल्लाह आपसे करनी है लॉगरिथम के हवाले से। एक व्यू आपको दिखा दिया, लॉगरिथम किसे कहते हैं। मोहम्मद मूसा ख्वारिज़मी का नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो। मैं चाहूँगा फिर भी ये जो मेरी आदत है कि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका एक हल्का सा तारुफ आपको बयान कर दूँ। इंट्रोडक्शन में गौर से देखें, शायद नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो में, मैं ऊपर कर देता हूँ, अब नज़र आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, logarithms were introduced by the great Muslim mathematician अबू मोहम्मद मूसा ख्वारिज़मी। यानी यहाँ पे जो logarithms का कॉन्सेप्ट है वो देने वाले भी कौन है, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी है। ये इंटरेस्टिंग बात है, जिन्होंने जो फाउंडर ऑफ अलजबरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, फाउंडर ऑफ अलजबरा। आपने किताब लिखी थी अलजबर वल मुकाबला, a+b का होल स्क्वायर जो आप लिखते हैं, a² - b² का होल स्क्वायर, अलजबरा के फार्मूले आपने उसमें ड्राइव किए हैं, दुनिया वालों को बताएं। मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने, ख्वारिज़म साहब का ताल्लुक था, इन्होंने बहुत किताबें लिखी इस हवाले से। और फिर लेटर ऑन इन 17th सेंचुरी जॉन नेपियर आए थे, फिर 17th सेंचुरी के बाद में जॉन नेपियर नाम था, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम फर्दर। उन्होंने मजीद लॉगरिथम का एक कॉन्सेप्ट और दिया, प्रीपेयर टेबल्स फॉर इट, उसके लिए टेबल भी बनाई। लॉगरिथम का एक कॉन्सेप्ट देने के बाद जो आप टेबल देखते हैं ना, वो जॉन नेपियर ने उस पर काम किया। तो बुनियाद रखने वाले
मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी थे, और उसके बाद फिर जॉन नेपियर ने उस काम को बढ़ावा दिया। तो इन दिस टेबल, और ये जो टेबल जॉन नेपियर ने बनाई उसमें बेस को ई बताया था। अब ये ई क्या होता है, ये नंबर क्या है, तो हम जब डिस्कस करेंगे तब होगा। और इसमें प्रोफेसर हेनरी ब्रिक्स का नाम भी आ रहा है। बेस 10 वाली जो टेबल है वो प्रोफेसर हेनरी ब्रिक्स ने बनाई थी। इज डेट क्लियर? तो ये थोड़ी सा इंट्रोडक्शन है, इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा आप। हालांकि ये चीज़ें इम्तिहान में नहीं आती हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स लवर्स हैं तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे है। ओके, खुदा हाफिज़।